ये दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। हैं? ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा। मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे।
अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे। मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी। फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो। वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर, अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आदि की शादी के लिए उसके मम्मी पापा रिया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादी भाई साहब? आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है। सुना है आगे पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है। तभी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहले इसकी शादी कर दे। और कमाने का क्या है, हर कोई तो पढ़ लिख कर कमाता ही है। हाँ हाँ, और गांव का सबसे बड़ा मकान और समृद्ध परिवार से है आदि। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी जल्दी शादी। रिया भी अभी पढ़ रही है, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई लिखाई में, कैसे शादी कर दूं? आप लोग थोड़ा समय दे। आदि के माता पिता घर चले जाते हैं, जहां आदि के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्यों इतनी जल्दी आदि की शादी करवाना चाहती है। पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी। अरे आप चुप रहिए। रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिश्तों की कमी है क्या? इतनी सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो। मैं तो छोड़ ही नहीं सकती ये रिश्ता किसी भी कीमत में। बता दे रही हूँ, रिया की शादी आदि से ना कराई ना तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। पूरे गांव में नाम है उन लोगों का, नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में। अरे मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदि से हो जाती है। अरे बेटी, ये ले तेरी किताबें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना। तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है, बड़ा नाम है तेरा गांव में।
हाँ, आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदि के लिए? आदि को गांव की रिया इतनी पसंद नहीं होती है। अरे यार, तू तो बड़ा लक्की निकला, रिया जैसी लड़की से तेरी शादी हो गई। अरे लक्की की क्या बात है, वो भी तो मेरे जैसे लड़के की बीवी बनकर किस्मत वाली बनी है ना। अरे अब तो तू रह नहीं दे, ना तो तू कमाता है ना ही पढ़ने में अच्छा है। क्या है तुझमें? बस पैसा, और वो भी बाप का। आदि को दोस्तों की बात पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। अरे बेटा, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए। नहीं नहीं, अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूँगा। रिया को आदि का ये व्यवहार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदि ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, आदि पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई। अरे देखो, दामाद जी तो शहर चले गए, हमारी बेटी बेचारी अकेली रह गई। उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना। रिया की माँ रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके सास ससुर कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा। हाँ माँ, इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए, बस थोड़ा पहले चले गए। माँ खाली हाथ वापस आ जाती है। आदि शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है, तो वहीं रिया भी एमए की पढ़ाई में प्रवेश लेकर समाज सेवा में मन लगाती है। तुझे देखकर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी। शादी तो करवा दी, लेकिन पति का साथ नहीं मिला। अरे तो क्या हुआ, जैसे मैं अपने माँ पापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों के साथ हूँ, है ना? सास खुश हो जाती है। अरे सुनो, बहू आदि लौट रहा है शहर से, वो कल आ जाएगा, तुम लोग तैयारी कर लो। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदि के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगी, लेकिन जब आदि घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर की लड़की जो जींस और टॉप में होती है। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी। आदि उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है, लेकिन रिया से नहीं। रिया सबके लिए खाना लगाती है। अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाया है। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी नहीं, मेरी बहू यानी आदि की बीवी है। ये सुनकर लड़की शांत हो जाती है और आदि की तरफ देखने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। अरे माँ, क्या जरूरत थी घर की कहानी बताने की? देखा, अब वो बुरा मान गई ना। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे रिया के साथ नहीं रहना। मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं रिया को छोड़ रहा हूँ। आदि ये बोलकर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है। रिया ये सब देखकर रोने लगती है, अपने कमरे में चली जाती है जहां सास ससुर उसके पीछे आते हैं। हमें माफ कर दे बेटा। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो मेरी किस्मत थी, पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी। रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है। आदि उसे छोड़कर शिवानी से शहर में ही शादी कर लेता है। फिर एक दिन रिया के ससुराल में, अरे बेटी रिया, तुझसे मिलने कोई आया है। कौन है माँ? हमें आपकी बहू के बारे में सब पता है। मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बहू का हाथ मांगने आई हूँ। रिया के सास ससुर और माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो रिया की शादी करवा देंगे। पूरे जिले में नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े ओहदे के सिट से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदि भी वहां आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की?
पूरे गांव में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक लड़की के लिए, अब क्या लेने आया है? माँ वो लड़की ठीक नहीं निकली, उसने मुझे धोखा दे दिया माँ। मैं रिया की कीमत समझ चुका हूँ। अरे इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो, मैं यहाँ नहीं था फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा। बहुत लेट हो चुका है बेटा। रिया आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, अब उसे भी जीने का हक है। वो तेरी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकती। तूने तो हीरा खो दिया बेटा। तो अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहनकर घुमा करती है? अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना कर। चुन्नी वाला सूट, उसमें कौन सा बड़ा काम है? ये लो। राधा अंदर जाती है, पजामे के ऊपर ही कुर्ता और दुपट्टा डाल आती है। हैप्पी सासू माँ, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है ना? सास राधा को देखती है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है ना। अरे बिंदी लिपस्टिक लगाया कर। अगले दिन राधा पजामे के ऊपर ऊंची सी साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है। सासू माँ, चाय ले लीजिए। अरे राधा ये क्या झोकर बनी हुई है? अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है ना सासू माँ, आप ही को तो बहू ऐसी चाहिए थी ना, बहू जैसी। अब मैं क्या करती? तभी वहां श्याम आ जाता है। अरे राधा माँ के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी। आप भी ना पागल हो गए हैं क्या? सिर्फ साड़ी तो सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान ने पहनी थी। अरे लोग देखते तो थे जी भर भर के, लेकिन आंखें बंद करके। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ना? अरे बस बस श्याम तू चुप हो जा, ये औरतों के बीच में मत बोला कर। वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाई की सिवा आता क्या है? कल को सिर्फ साड़ी पहनकर निकल आई ना बाबा ना हंगामा हो जाएगा। अरे बहू वो कहना ये चाह रहा था कि नीचे ये तू जो पजामा सजा लेती है ना वो नहीं पहनना है ना? राधा सास की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैंने बचपन से ही सिर्फ पैजामे ही पहने हैं। मेरी शादी के दिन भी लहंगे के नीचे पजामा ही तो था। अरे किसी को पजामे से क्या दिक्कत हो सकती है? क्या करूं मैं? राधा रोने लगती है, जिसे उसका पति देख लेता है। अरे अरे मेरी प्यारी राधा रो क्यों रही हो? अच्छा चलो शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ, और इतना ही नहीं मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। ओह, आइसक्रीम के साथ शॉपिंग, वाह! मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे। बस फिर क्या था, राधा बैठ जाती है लिस्ट बनाने। माँ देख तेरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया? पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तूने? अरे कैसी बात कर रही हो माँ? पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोस की चाची घर आती है। उनके हाथ में एक पजामा होता है। अरे मैंने सोचा कि ये कपड़ा सड़क पर गिरा था, किसी ने सुखाने डाला होगा। अब ना ये पेटीकोट जैसा था ना ही पतलून जैसा, तभी मैं समझ गई ये राधा बहू का पजामा होगा। तो पहनती है ना ये। अरे चाहे पार्टी वेयर हो या फिर घर का कपड़ा, तुम्हारे बेटे की शादी के एल्बम देख रही थी, बहू ने तो लहंगे के नीचे भी पजामा पहना था। ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा। अब पजामा पुराण मत सुनाओ, चली जाओ। चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी दे आओ उन्हें। अरे हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूँ मैं। चाची के जाने के बाद अरे अड़ोस पड़ोस वालों को बोलकर क्या फायदा होगा बेटा? अब तो घर मशहूर हो जाना ही है पजामे वाली बहू के नाम से। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। अरे वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है, पजामे वाली बहू के घर के पीछे गली नंबर 7। अरे बस बस आ गए तुम, दुकान आज जल्दी बंद कर दी।
अरे क्या करूं, ये टाइट पैंट पहनकर बैठा नहीं जाता दुकान में। ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीठ सीधी करने घर चला आया। वैसे आज माँ बेटा साथ में क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, अरे हाँ, बातों से याद आया। बोल रहा है कि पजामे वाली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लाया है। जरा बता दो बेटा, क्या समाधान निकाला है? वो मैं ना माँ आज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ माँ, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कि वो क्या क्या खरीदेगी। जब इतना खरीदेगी तो कुछ अलग तो पहनेगी ही ना। उधर राधा बाजार जाने के लिए पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है। चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है। पति श्याम उसे बाजार ले जाता है, जहां राधा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 पजामे खरीदती है, वो भी अलग अलग रंगों के। और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है। अरे आ गई बहू रानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है। पैंट लुक में इसे आप दुकान में भी पहनकर जा सकते हैं। और खुद के लिए ये 12 पजामे, हर रंग हर प्रिंट के। राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हाय रे फूटी किस्मत, भाग्य में साफ सुथरी सजी धजी बहू दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे बाजार गई भी तो क्या लेकर आई, ये सड़े पैजामे। राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है। मैं क्या करूं भगवान, साड़ी में डर लगता है कि कहीं फंस कर गिर न जाऊं। माँ जी को पजामे से नफरत है, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मैं अपना पहनावा माँ जी के लिए जरूर बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ भगवान जी। अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पहनकर सास के पास खड़ी हो जाती है। हाय रे, सूरज आज कहाँ से निकला है। अरे राधा बहू ने साड़ी पहनी है, वो भी पजामे के बिना। अरे वाह वाह बहू, तू तो राजकुमारी लग रही है। अरे लेकिन एक जगह खड़ी क्यों है? वो माँ जी इसलिए कि मैं गिर सकती हूँ। अरे हाँ जी, हमने तो 4 तल्ले के मकान को एक कर रखा था, ऊपर नीचे सारा घर संभाला था, वो भी साड़ी में। अरे कैसे गिरेगी तू, मैं भी तो देखती हूँ। जा छत से कपड़े लेकर आ। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी साड़ी में फंसकर। लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहनकर छत पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उतर रही होती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर क्या? ओह, इनको काफी गहरी चोट आई है। लगता नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। अरे सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। अरे हाँ, वो बच जाएंगी, लेकिन चोट भरने में देर लगेगी। धीरे धीरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सास, ससुर, पति सब पैजामे पहनकर खड़े होते हैं। देखा बहू, कैसा लग रहा है ये पैजामा? वैसे बहू सही में ये बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे अब तो इसे पहनकर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राहक क्यों ना आ जाए, फटाफट काम होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। तूने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया। बेटा इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपने कुशल व्यवहार से सबका प्यार पाता है। हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहू चाहिए।